Hello everyone, this is Richa welcoming you all to my YouTube channel Eco Simplified. This video is in continuation with the last video जो हमने कल अपलोड की थी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर सेकंड जो है हमारा उसका पार्ट 2, जिसमें हमने इम्पोर्टेंस डिस्कस किया था और हेनरी फेयोल की लाइफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने क्या पढ़ा है। अगर आपने सेकंड वीडियो से यानी सेकंड पार्ट अभी तक देखा नहीं है तो मैं उसका लिंक आई बटन पे क्लिक कर दूंगी, मैं दे दूंगी, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो पूरा हमारा चैप्टर है इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है। तो इसमें हमें पढ़ना था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हमारा ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। फेयोल के प्रिंसिपल्स के बारे में आज से हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने फेयोल की लाइफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और लास्ट में हम टेलर के बारे में पढ़ेंगे जो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन देखा था हमने। इंट्रोडक्शन के बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग, प्योर साइंस मैनेजमेंट टेक्निक और वैल्यू से कंपेयर करके, फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से विद एग्जांपल्स समझा था हमने। कल जो वीडियो आई थी उसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल देखा था और उसके बाद हेनरी फेयोल के लाइफ के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। देखा था कि ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना वो डेवलप हुए कैसे थे। ठीक है, डेवलप हुए कैसे थे। तो हेनरी फेयोल को जब मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे, मैंने कल भी बताया था, जब प्रमोट किया गया था उस टाइम पे कंपनी की हालत ऐसी थी कि वो इंसॉल्वेंसी की कगार पे थी। हेनरी फेयोल ने इसे एज ए चैलेंज लिया और अब उनकी जितनी भी टेक्निक्स थी उन्होंने अप्लाई की और बाद में जब वो रिटायर हुए 30 साल बाद तो कंपनी क्या थी, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ उभर के सामने आई थी। अब वो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फेयोल ने डेवलप किए थे उसमें फर्स्ट हमारा आता है डिवीजन ऑफ वर्क, फिर डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसके अलावा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड स्पिरिट डी कॉर्प्स। ये सारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं हमारे जो हमें पढ़ने हैं। आज हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और साथ में केस स्टडीज़ भी हर एक पॉइंट पे देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम डिवीजन ऑफ वर्क की। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फेयोल ने दिए हैं उनका फर्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क होता क्या है, यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर यूनिट, क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स, एलोकेशन ऑफ वर्क एज पर कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी यहाँ डिवीजन ऑफ वर्क में क्या कहा गया है कि गिविंग द होल वर्क टू वन पर्सन, one task or one unit of work should be assigned to one person according to the capability, qualification and experience of the person। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ कि हम एक पूरा काम एक ही इंसान को सारा काम देते जाएं, हमें क्या करना है, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है। काम को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि हम काम को अलग अलग पर्सन्स को देंगे। जब हम काम को अलग अलग पर्सन्स को दे रहे हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग डिवाइड होना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी कैपेबिलिटी, उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी ये चीज़ें कौन कह रहा है, हेनरी फेयोल कह रहे हैं कि जो भी काम है उसको डिवाइड करना चाहिए, डिपार्टमेंट्स बनने चाहिए अलग अलग काम के। ठीक है, और एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें काम को एम्प्लॉयज़ को सौंपना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम हम किसी को भी दिए जा रहे हैं। अब इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ जो देखनी है, ये फर्स्ट और ये सेकंड 2 केस स्टडीज़ हैं यहाँ पे। अ मैनेजर ऑफ ABC लिमिटेड डज नॉट एलोकेट वर्क एज पर द कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर्स, विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड बाय देम। यानी एक ABC लिमिटेड एक कंपनी है, उसका एक मैनेजर है। ठीक है, ABC लिमिटेड एक कंपनी है, उसका एक मैनेजर है जो वर्क एलोकेट करता है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, एलोकेट वर्क एज पर द कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर, विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड बाय देम, विच डज नॉट, जो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम को एलोकेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, तो डिवीजन ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल है हमारा वो यहाँ पे क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि हेनरी फेयोल ने ये बताया है कि हमें
लिया जाए तो मैं एक तो टाइम ज़्यादा लगाऊंगी, दूसरा जो आउटकम मिलना चाहिए वो आउटकम मिलेगा नहीं। तो यहाँ क्या ज़रूरी है, डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, देखिए केस स्टडीज समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि केस स्टडीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं। केस स्टडीज़ क्या होती हैं, जैसे आप इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हो, ठीक है, एक पैराग्राफ दिया होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर किस में मिलते हैं, उन पैराग्राफ्स में ही मिलते हैं। तो समहाउ केस स्टडी भी इससे मिलती जुलती हुई होती है। ठीक है, केस स्टडीज़ में बस आपको करना क्या होता है कि पहले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना होता है, और जो भी केस स्टडी आपके सामने दी हुई है उससे रिलेटेड, ठीक है, पहले आपको देखना होगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिर हम देखेंगे केस स्टडी में क्या दिया हुआ है, फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़रूरी क्या है कि जिस भी टॉपिक पे हम केस स्टडी कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ कॉमर्स स्टूडेंट विजिटेड अ हॉस्पिटल, ही ऑब्जर्व दैट in the hospital for treatment of different diseases different department is allocated which is headed by the dean who are professionals in their work which principle is followed here। यानी एक कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो एक हॉस्पिटल में विजिट करने जाते हैं, वहाँ पे वो देखते हैं कि हर डिजीज़ के, हर बीमारी को ट्रीट करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, और वो डिपार्टमेंट जो है, उस डिपार्टमेंट में जो हेड हैं वो वहाँ के प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, जो वहाँ पे जिनको वहाँ का सारा काम आता है, जिनको उस डिपार्टमेंट को हेड करना आता है, जिनको एक्सपीरियंस है, जो कैपेबल हैं, वो वहाँ के हेड हैं। तो यहाँ जो पूरी केस स्टडी पूछी जा रही है, इसमें लास्ट में क्या पूछा गया है, विच प्रिंसिपल इज फॉलोड हियर। सो डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो यहाँ कैपेबिलिटी है, उन्हें ही काम दिया जा रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम फेयोल के जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Authority means power to take decision. Responsibility means obligation to complete the job assigned on time. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि आपको अगर कोई काम दिया गया है तो वो काम करने के साथ साथ, वो काम करने के लिए आप कह सकते हो आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। आपको अगर कोई काम दिया गया है तो आप उससे रिलेटेड डिसीजंस ले पाओ। ऐसा ना हो डिसीजंस लेने के लिए आप बार बार अपने सुपीरियर के पास जा रहे हो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट जॉब ऑन टाइम, यानी आप उसके लिए बाधित हो कि आपको वो काम टाइम पे कंप्लीट करना ही करना है। दैट इज व्हाट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ठीक है, कि जहाँ अथॉरिटी होगी वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वहाँ अथॉरिटी ज़रूरी है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी यहाँ पे कि ये तो चीज़ समझ गए हम, दैट अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ बैलेंस और पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। Excess of authority without matching responsibility may bring negative results, and excess of responsibility without matching authority will not allow the workers to complete his job on time। यानी दोनों में से किसी का भी क्या होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए कि आपके पास अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, या फिर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और अथॉरिटी बहुत कम है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, शुड बिल्ड सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज और अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर। अ मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश द सबऑर्डिनेट फॉर विलिंगफुल नॉट ओबेइंग अ order, but only after sufficient opportunities has been given to the subordinate for giving his or arguments। अब यहाँ पे इसका मतलब नहीं है कि एक मैनेजर के पास पावर है तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डांट सकता है किसी भी काम के लिए। वो सबऑर्डिनेट्स को कब बोलेगा, जब सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दी गई है, उसके बावजूद भी वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है अपने स्टेटमेंट को कि क्यों देर हुआ है काम को करने में, तब मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे एक्शंस ले सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इफ अ पर्सन इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स इन 1 वीक टाइम बट ही इज नॉट गिवन अथॉरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल। अगर एक आदमी है, उसको बोला गया है कि आपको 100 यूनिट एक हफ्ते में प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन उसको ये अथॉरिटी नहीं दी गई है कि उसको रॉ मटेरियल भी परचेज करके लाने हैं,
तो अगर डिले हो रहा है तो इसमें उसकी तो कोई गलती है नहीं। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उसके पास आई तो उसके पास अथॉरिटी तो आई नहीं, तो वो क्या करेगा, आगे वाले बंदे के पास जो रॉ मटेरियल खरीद के लाता है उसके ऊपर रिलायबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अथॉरिटी के साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और लिमिटेड अमाउंट में आएगी, दोनों में से किसी का कोई भी ज़्यादा या कम नहीं होगा, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अब इसको समझते हैं, यहाँ जो केस स्टडी दी हुई है उससे। Swaraj is running an office furniture showroom. Most of his clients are businessmen and they prefer to buy goods on credit. यानी स्वराज है, एक आदमी है जो क्या करता है, ऑफिस फर्नीचर का शोरूम चलाता है। उसके मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स कौन है, बिजनेसमैन है जो क्रेडिट पे यानी उधार पे सामान खरीदना प्रेफर करते हैं। ओनली 20 days। और ये क्रेडिट पे जो लोग उधार पे सामान ले जाते हैं, ये ध्यान में रखते हुए जो उसका सेल्स मैनेजर है स्वराज का, उनका नाम क्या है, मिस्टर भारद्वाज, उनको उन्होंने अथॉरिटी दी है कि आप 20 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं देंगे किसी को भी। ठीक है, वाइल निगोशिएटिंग अ डील, कोई भी डील निगोशिएट करते टाइम आप 20 दिन से ज़्यादा क्रेडिट का टाइम किसी को नहीं देंगे, किसी भी बायर को। एक दिन ऑन अ स्पेसिफिक डे मिस्टर भारद्वाज फाइंड दैट इफ ही can offer a credit period of 30 days as an exceptions to prospective buyers, he is likely to finalize a highly profitable deal for the business। एक दिन उन्होंने ये देखा कि अगर जो हमारे स्पेसिफिक जो रेगुलर बायर्स हैं हमारे, उनको अगर हम ये ऑफर देते हैं कि उनको 20 दिन के बजाय 30 डेज का क्रेडिट पीरियड का टाइम मिलेगा, यानी 10 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल डील हो सकती है। पर मिस्टर भारद्वाज के पास 20 दिन से ज़्यादा सैंक्शन करने के अथॉरिटी नहीं थी, तो वो इस एडिशनल जो भी ऑफर है उसको जो भी एडिशनल ऑफर है उसको अप्रूव कराने के लिए स्वराज के पास जाते हैं और स्वराज इसको रिफ्यूज़ कर देता है। ठीक है, बट स्वराज रिफ्यूजेस टू एक्सटेंड हिज अथॉरिटी एंड एज अ रिजल्ट द डील इज़ नॉट फाइनलाइज्ड। क्यों? क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं थी 20 दिन से ज़्यादा करने की, तो वो 10 दिन जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा था उसके लिए स्वराज के पास गए। स्वराज ने क्या किया कि उसको लगा कि ये सही नहीं है और उसने रिफ्यूज़ कर दिया, इस वजह से डील फाइनलाइज नहीं हुई और जो प्रॉफिट उनके पास आने वाला था वो प्रॉफिट उनके पास नहीं आया। ठीक है, अब इस पूरी केस स्टडी का क्वेश्चन क्या है, कैन मिस्टर भारद्वाज बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ दिस डील? इसका आंसर होगा नो, मिस्टर भारद्वाज विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ दिस डील। वाई और वाई नॉट? क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, इस वजह से वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, और कौन से एक्सप्लेन द रिलेटेड प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। आई होप आपको ये केस स्टडी समझ आई होगी। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन की जब बात आती है ना, तो डिसिप्लिन हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट लेवल। ओके, डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट लेवल। क्लियर एंड फेयर arrangements among subordinate and superior, meeting the commitments by subordinate as well as superior और systematic working of the organization। यहाँ डिसिप्लिन में हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो सुपीरियर हो या वो सबॉर्डिनेट हो, ये दोनों के लिए ही ज़रूरी है कि दोनों के बीच में डिसिप्लिन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए काम की तरफ। ठीक है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, अगर कमिटमेंट नहीं होगा, हम अगर टाइम को कंप्लीट पे काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं टाइम पे, सिस्टमेटिक वे में हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रहा है, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी काम किए जा रहा है, तो ये क्या होगा, कंपनी के लिए लॉस का सबब बन सकता है। तो यहाँ पे क्या दिया जाता है, फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। यानी यहाँ पे डिसिप्लिन में ये ज़रूरी है कि जो भी ज्वाइनिंग करते टाइम कोड ऑफ कंडक्ट या एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। ठीक है, ये डिसिप्लिन जो है वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, हर लेवल पे ज़रूरी होता है, चाहे वो सुपीरियर हो या सबॉर्डिनेट हो। Taylor insists that discipline is required at superior as well as subordinate level. The disciplinary rules shall not be applicable only to the subordinate, but discipline requires good superiors at every level. ठीक है, and fair agreement between superior and subordinate and judicious application of penalties.
ठीक है, यानी टेलर ये इंसिस्ट करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अगर हम सबॉर्डिनेट पे डिसिप्लिन को थोपते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कंपनी को इससे नुकसान हो सकता है। तो हर लेवल पे डिसिप्लिन को फॉलो करने की ज़रूरत है, हर लेवल पे हमें कंपनी की जो भी स्ट्रैटेजीज हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, सिस्टमेटिकली वर्क करने की ज़रूरत है, साइंटिफिकली वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं एक केस स्टडीज के थ्रू। एनलाइटेड सोल्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ ट्यूबलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, एनलाइटेड सोल प्राइवेट लिमिटेड है जो कि ट्यूबलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईयर दे प्रॉमिस देयर एम्प्लॉय फॉर बोनस ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, यानी साल की शुरुआत से पहले ही उन्होंने अपने एम्प्लॉयज से प्रॉमिस कर दिया था कि प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो आपको बोनस मिलेगा। It was also decided that those who will put extra time will be paid extra according to the number of hours। और उन्होंने ये भी बोल दिया था, डिसाइड कर लिया था कि जो लोग एक्स्ट्रा आवर में काम करते हैं उनको उन एक्स्ट्रा आवर्स के अकॉर्डिंग जितना भी अमाउंट बनता है वो उनको पे किया जाएगा। However, people in the HR department who worked very hard later complained that they were not compensated for the extra number of hours that they used to stay in the office। यानी जो HR डिपार्टमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स का जो डिपार्टमेंट होता है उसने बाद में ये कंप्लेन की कि उन्हें कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ आवर्स के लिए जो उन्होंने ऑफिस में बिताए थे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज वॉयलेटेड हियर, यानी कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो डिसिप्लिन है यहाँ पे जो फॉलो नहीं किया जा रहा है। क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि जो भी हमने कमिटमेंट्स की हैं एज एन सबॉर्डिनेट एज एन सुपीरियर वो हमें पूरी करनी होती हैं। पर यहाँ पे क्या बोला गया था साल की शुरुआत से पहले कि आपने जो भी एक्स्ट्रा टाइम में काम किया है उसके लिए आपको पे किया जाएगा, पर HR डिपार्टमेंट को ही पे नहीं किया गया। तो वॉयलेशन किसका हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का। ठीक है, आई होप ये सारी केस स्टडीज आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, और आई थिंक यस ये लास्ट है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। इसके बाद के जो प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल्स के प्रिंसिपल जो बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि जब एक सबॉर्डिनेट है ना तो उसके ऊपर बस एक सुपीरियर बॉस होना चाहिए। ठीक है, सिंगल बॉस होना चाहिए। दो बॉसेस से अगर आपको काम मिलने लगेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और बॉसेस के बीच में ईगो क्लैशेस होने लगेंगे। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम one boss superior and should be accountable to one superior only, because if he is receiving orders from more than one boss then he will get confused and will not be able to understand that what order must be executed first। यानी यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है कि अगर एक सुपीरियर है तो उसका सिर्फ एक सबॉर्डिनेट बॉस होना चाहिए। मतलब एक सबॉर्डिनेट है अगर तो उसका एक ही सुपीरियर बॉस होना चाहिए, वही उसको ऑर्डर करेगा और जो सबॉर्डिनेट है वो अपने उसी सुपीरियर की बात को मानेगा। ठीक है, तो मोर देन वन बॉस, अगर एक से ज़्यादा लोग आपको काम देने लगते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, कन्फ्यूजन फॉर द सबॉर्डिनेट जो है वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि वो किसकी बात माने। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, यानी एक ही बॉस है वही आपको काम दिया जा रहा है तो इससे होता क्या है, इफेक्टिवनेस बढ़ती है काम करने में। ठीक है, नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबॉर्डिनेट के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, ये कहता है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ एम्प्लॉय ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज आस्क्ड टू गो स्लो इन प्रोडक्शन टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड बाय द प्रोडक्शन इंचार्ज। अगर कोई प्रोडक्शन इंचार्ज है वो ये बोलता है कि आपको प्रोडक्शन स्लो करना है ताकि हम क्वालिटी मेंटेन कर पाएँ, और सेल्स इंचार्ज आपको बोलता है कि प्रोडक्शन को बढ़ा दीजिए क्योंकि हमें पेंडिंग ऑर्डर्स को क्लियर करना है। तो इस सिचुएशन में जो एम्प्लॉय है वो क्या करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो प्रोडक्शन की बात माने कि प्रोडक्शन को स्लो कीजिए, या सेल्स की बात माने कि प्रोडक्शन को बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। अब एम्प्लॉय अगर किसी एक की बात के साथ जाता है तो दूसरे को क्या लगेगा कि वो मेरी बात नहीं मान रहा है, तो ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। इसी चीज़ को हम इस केस स्टडीज़ के थ्रू समझते हैं। Aditi, who is heading the campus recruitment program of a firm that she is working in, gets an immediate order from the marketing head of the organization. Mr. Rupesh asks her to hire only those candidates who have 2-year experience in field of marketing and offer them a higher package. ठीक है,
अदिति है जो कैंपस रिक्रूटमेंट का प्रोग्राम करती है, वो रिक्रूटमेंट करने गए हैं कहीं पे और वहाँ पे उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उसी कंपनी के मिस्टर रुपेश, उनका कॉल आता है और वो बोलते हैं कि उन्हीं कैंडिडेट्स को हायर किया जाए जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और उनको हायर पैकेज देके ऑफर किया जाए। अभी ये बात हुई, उसके थोड़े दिनों बाद ही, मतलब थोड़ी देर बाद ही उसको एचआर डिपार्टमेंट से कॉल आता है। एचआर से कॉल आता है, वो ये बोलते हैं कि हायर कैंडिडेट्स विद जीरो एक्सपीरियंस। मार्केटिंग वाला बोल रहा है उसको हायर करो जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, एचआर वाला बोल रहा है उसको हायर करो जिसके पास जीरो एक्सपीरियंस है। ही गिव्स हर the logic that such candidates will be expecting lower packages in comparison to the candidates having experience in the industry। और HR वाले ने जीरो एक्सपीरियंस बेस्ड को हायर करने के लिए लॉजिक ये रखा कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो क्या करेंगे, पैकेज कम लेंगे, और जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है वो पैकेज ज़्यादा लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अदिति तो कंफ्यूज हो गई कि मार्केटिंग वाले सर की बात माने या फिर HR वाले सर की बात माने। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच प्रिंसिपल ऑफ फ्योल स्टैंड्स वॉयलेटेड हियर। कौन सा प्रिंसिपल है फ्योल का जो यहाँ पे वॉयलेट किया जा रहा है, तो दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। क्यों? क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड में बोला जाता है कि 1 सबॉर्डिनेट के ऊपर 1 बॉस यानी 1 सुपीरियर होना चाहिए, वो सिर्फ उसी की बात मानेगा और किसी की बात नहीं मानेगा, जिससे कि सबॉर्डिनेट के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पर यहाँ अदिति जो है वो कंफ्यूज हो रही है कि वो मार्केटिंग की बात माने या HR की बात माने। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट केस स्टडीज से रिलेट करके जो मैंने समझाया है। आगे के जो भी पॉइंट्स हमारे बचे हैं यूनिटी ऑफ कमांड के बाद, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कल क्लियर करेंगे ऐसे ही केस स्टडीज के साथ। टिल देन, much love, stay tuned with Eco Simplified for upcoming videos. Do like, share, subscribe and comment. Take care, much love.